सुप्रभात। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्या पढ़ेंगे हम? क्रिया। इस टॉपिक का नाम है क्रिया। ये हम पढ़ेंगे 1st to 5th की कक्षाओं के लिए, यानी कि 1ली से 5वीं कक्षाओं के लिए। आज हमारा टॉपिक है क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है किसी कार्य को करना। क्रिया को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब। क्रिया यानी कि वर्ब। अब हम देखते हैं कि क्रिया से आपको जो शब्द है, इससे आपको समझ आ रहा होगा कि करना, किसी भी कार्य को करना। आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में जो भी कार्य करते हैं, रोना, हंसना, बैठना, उठना, जाना, आना, खाना, पीना, सारे कार्य क्या होते हैं? क्रिया के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? क्रिया के अंतर्गत। तो इसी प्रकार से एक उदाहरण है कि राम खाना खा रहा है। अब राम क्या कर रहा है? यहाँ पर खाना खा रहा है। तो खा रहा है, हम जो अंडरलाइन किया है वो कहलाएगा हमारा क्रिया। क्या कहलाएगा? क्रिया। क्योंकि राम खाना खाने का कार्य कर रहा है। राम क्या कार्य कर रहा है? खाना खाने का। तो राम खाना खा रहा है में खा रहा है क्रिया है। तो इसी प्रकार इसी उदाहरण से हम परिभाषा बनाते हैं कि किसी कार्य का होना या कुछ करना पाया जाना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। किसी कार्य का होना या करना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। पहले हम समझते हैं कि काम का होना और काम का करना क्या होता है। काम का होना ये होता है कि जो कार्य अपने आप होते हैं, और काम का करना जिन कार्यों को हम अपने जीवन में करते हैं। तो इन दोनों में अंतर है। काम का होना अंतर्गत इसके अंतर्गत हम उदाहरण ले सकते हैं कि सूरज निकल रहा है, ठीक है, और हम ले सकते हैं कि हवा चल रही है, दूर एक पहाड़ है। अब ये 3 उदाहरण मैंने दिए। ये तीनों उदाहरण में आप बताइए कि हम ये कार्य करते हैं या ये कार्य अपने आप होते हैं? तो ये कार्य हम नहीं करते हैं, इसलिए ये क्रिया का होना साबित करते हैं। यानी कि जो कार्य अपने आप होते हैं, यानी कि प्रकृति के अनुसार जो कार्य किए जाते हैं, वो कार्य का होना बताते हैं। और जो हमारे अनुसार किए जाते हैं, यानी कि हम उन कार्यों को करते हैं, वो कार्य वो क्रिया के करने के अंतर्गत आते हैं। अब हम कौन कौन से कार्य करते हैं? गुरुजी पढ़ा रहे हैं। अब गुरुजी पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो ये हो गया हमने उस कार्य को किया है। बच्चे सुन रहे हैं। अब सुनने का कार्य कौन कर रहे हैं? बच्चे कर रहे हैं। और इसी प्रकार कुछ बच्चे लिख रहे हैं, तो लिखने का कार्य कौन कर रहे हैं? बच्चे कर रहे हैं। तो इसी प्रकार काम का होना और काम के करने में दोनों क्रियाओं में अंतर है। काम के होने के अंतर्गत प्रकृति से अंतर्गत जो क्रियाएं होती है वो आती है, जो अपने आप होती है उन्हें हम नहीं करते, और जो किए जाते हैं कार्य वो हम करते हैं। यानी कि करना, होना और करना दोनों में अंतर है। तो ये था परिभाषा के अनुसार मैंने आपको समझाया। अब हम देखते हैं कि कर्ता क्या होता है। कर्ता वो होता है जो काम को करता है, यानी कि जो काम करने वाला है वो कर्ता कहलाता है। जैसे कि उदाहरण मैंने दिया था आपको कि गुरुजी पढ़ा रहे हैं। अब गुरुजी क्या हो गए? इसके अंदर कर्ता हो गए। क्या हो गए? कर्ता हो गए। गुरुजी पढ़ा रहे हैं, मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखा, गुरुजी पढ़ा रहे हैं। अब इसके अंदर जो गुरुजी है वो है आपके कर्ता, क्योंकि वो उस कार्य को करने वाले हैं। पढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है? गुरुजी कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर गुरुजी को डैश किया, और ये गुरुजी है कर्ता जो कि इस कार्य को कर रहे हैं। और पढ़ा रहे हैं हो गई आपकी क्रिया। क्या हो गई? क्रिया। गुरुजी पढ़ा रहे हैं में गुरुजी करता है, जो कि गुरुजी इस काम को कर रहे हैं, और पढ़ा रहे हैं यहाँ पर क्रिया है। वो कौन सी क्रिया कर रहे हैं? पढ़ाने की क्रिया कर रहे हैं। और लेकिन ये क्रिया करने की क्रिया है, ना कि होने की क्रिया। करने की क्रिया इसलिए क्योंकि इस काम को गुरुजी कर रहे हैं। ये क्रिया अपने आप नहीं हो रही है, इसे किसी के द्वारा किया जा रहा है, इसीलिए ये करने की क्रिया है, ना कि होने की क्रिया है। जैसे अब और उदाहरण देखते हैं हम। किसान हल चला रहा है, तो अब इसके अंदर कर्ता कौन हो गया? किसान। क्योंकि किसान क्या है? काम को करने वाला है। हल कौन चला रहा है? किसान चला रहा है। तो किसान आपका मुख्य है, इसीलिए। आगे बालक खेल रहा है। कौन खेल रहा है? बालक खेल रहा है। तो बालक यहाँ पर कौन हो गया? कर्ता हो गया।
अब हम चलते हैं क्रिया के भेद की तरफ कि क्रिया के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। तो हम देखेंगे कि क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। क्रिया के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक। अब इन दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्या होती है। अकर्मक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती है जिनमें क्या नहीं होता? कर्म नहीं होता, यानी कि जो आप कार्य कर रहे हैं वो उसके अंदर नहीं होगा। ऐसा इसके नाम से ही पता चल जाता है, यानी कि अकर्मक यानी कि बिना किए हुए, बिना किसी कार्य को किए हुए, यानी कि वहाँ पर कर्म नहीं हो रहा है। अकर्मक यानी कर्म का नहीं होना, अकर्मक। अब जैसे बालक सोता है, अब आपको एक वाक्य दिया यहाँ पर मैंने कि बालक सोता है, तो क्या सोता है? जब भी आपके सामने अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया होती है तो उस वाक्य में आप प्रश्न पूछ के देखिए। अगर उस प्रश्न से आपको उत्तर मिलता है, यानी कि आप प्रश्न करते हैं क्या, कैसे, कब, कहाँ, इन सब से अगर आप प्रश्न करते हैं और उस प्रश्न का उत्तर आपको मिलता है तो वो होती है सकर्मक, और अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वो होती है अकर्मक। तो इसी प्रकार हम उदाहरण देखते हैं कि बालक सोता है। अब आप प्रश्न कीजिए इस वाक्य से, बालक क्या सोता है? सोता है तो क्या सोता है, कब सोता है, ना यहाँ पर समय दिया गया है, कहाँ सोता है ये भी नहीं बताया गया है। तो इस प्रकार अगर इस वाक्य से हम प्रश्न करते हैं और प्रश्न करने पर हमें उत्तर नहीं मिलता है तो वो कहलाती है हमारी अकर्मक क्रिया। इसी प्रकार माधुरी हंसती है। अब हंसती तो कैसे हंसती है? या ये नहीं लिखा है कि माधुरी ज़ोर ज़ोर से हंसती है। अगर ज़ोर ज़ोर से लिखा होता और हम प्रश्न करते कि माधुरी कैसे हंसती है तो हमें उत्तर मिला कि वो ज़ोर ज़ोर से हंसती है। तो अगर आपको उत्तर नहीं मिला इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया है। तो हम देखते हैं आगे और उदाहरण देखते हैं। बच्चा दौड़ रहा है। अब इसके अंदर कर्ता कौन हो गया? बच्चा। कौन हो गया कर्ता? क्योंकि दौड़ने का काम कौन कर रहा है? बच्चा कर रहा है। क्रिया हो गई दौड़ रहा है। अब आपको यहाँ पर क्रिया मिली दौड़ रहा है। इसी प्रकार दादाजी बैठे हैं, तो दादाजी यहाँ पर क्या हो गया? कर्ता हो गया, यानी कि जो कार्य को कर रहा है, और बैठे हैं क्रिया हो गई। तो इन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, कर्म पर नहीं पड़ रहा है। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। दादाजी बैठे हैं, तो बैठे हैं यहाँ पर क्या है? क्रिया है, और दादाजी कौन है? कर्ता। यानी कि जो क्रिया का प्रभाव है वो सीधा कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता। दादाजी कहाँ बैठे हैं? अब आपने प्रश्न पूछा इस वाक्य में, लेकिन आपको उत्तर नहीं मिला। दादाजी कुर्सी पर बैठे हैं, उत्तर मिला कि कुर्सी पर बैठे हैं, तो क्रिया सकर्मक होगी। ठीक है, तो हम आगे, ये हो गई आपकी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि आपको कर्म नहीं प्राप्त होता, यानी कि क्या कार्य किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है और कब किया जा रहा है, प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है, तो वह अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया के साथ कर्म लगने पर ही बात पूरी होती है, यानी कि कर्म के बिना सकर्मक क्रिया का काम नहीं चलता, उसे कर्म का साथ लेना ही पड़ता है। तो जिस क्रिया के साथ कर्म लगने पर ही बात पूरी होती है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। और स का अर्थ होता है साथ। ऊपर वाले में अ का अर्थ था नहीं, यानी कि अकर्मक, कर्म नहीं है, लेकिन इसके अंदर है स यानी कि साथ में, यानी कि जब तक कर्म नहीं होगा सकर्मक क्रिया में तब तक वो सकर्मक क्रिया बन ही नहीं सकती। तो यहाँ पर हम उदाहरण देखते हैं कि रीता ने पुरस्कार पाया तो क्या पाया? पुरस्कार पाया। अब आपको उत्तर मिला प्रश्न करने पर? रीता ने क्या पाया? रीता ने पुरस्कार पाया। प्रश्न करने पर जहाँ उत्तर मिलता है वहाँ पर आपकी सकर्मक क्रिया होगी। इसी प्रकार रमा खाना खाती है तो क्या खाती है? खाना खाती है। तो आपको उत्तर मिला प्रश्न करने पर कि रमा खाना खाती है, तो ये हो गई आपकी सकर्मक क्रिया। अब हम इसके और उदाहरण देखते हैं कि तोता मिर्च खाता है। अब यहाँ पर कर्ता तो हो गया तोता, क्योंकि वो मिर्च खाने का काम कर रहा है। मिर्च यहाँ पर हो गया कर्म, क्या खा रहा है वो? मिर्च खा रहा है, और क्रिया हो गई खाता है। तो जहाँ पर आपको कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों मिले तो वो होती है सकर्मक क्रिया।
लेकिन जहाँ पर आपको कर्ता और क्रिया बस ये दो ही चीज़ें मिलती है, कर्म बीच में नहीं होता है, तो वो होती है अकर्मक क्रिया। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं। शीला ने फूल तोड़ा, तो शीला हो गया कर्ता, फूल हो गया आपका कर्म और तोड़ा हो गया आपकी क्रिया। यानी कि जिसमें आपको तीनों चीज़ें मिलती है, कर्ता, कर्म और क्रिया, तो वो कोई सकर्मक। लेकिन जिसके अंदर आपको सिर्फ कर्ता और क्रिया मिलती है, तो वो हो गया आपका अकर्मक। अब क्रिया का रूप लिंग और वचन के अनुसार भी बदलते हैं। यानी कि जो क्रिया का रूप होता है वह लिंग और वचन के अनुसार बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। लिंग बदलने पर क्रिया के रूप में परिवर्तन। अजय नाचता है, अजय क्या है? अजय पुरुष है। शीला नाचती है, अब नाचता है और नाचती है में लिंग के अनुसार परिवर्तन हुआ है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि अजय नाचती है, या हम ऐसे नहीं बोल सकते कि शीला नाचता है, हम ऐसे नहीं बोल सकते। ऐसा बोलने पर हमारा वाक्य पूरी तरीके से अस्पष्ट हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर वो वाक्य शुद्ध नहीं कहलाएगा। तो अजय नाचता है, नाचता है, कौन नाच रहा है? अजय नाच रहा है, क्योंकि अजय एक पुरुष है और नाचता है भी इसके अंदर पुरुष की भांति कार्य कर रहा है। तो जब लिंग में परिवर्तन हो जाता है, जैसे शीला नाचती है, अब शीला स्त्री है और वह नाचती है, इसीलिए इस प्रकार से विजय पढ़ता है, विजय पढ़ता है, रीना पढ़ती है। अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि विजय पढ़ती है और रीना पढ़ता है, ये वाक्य गलत हो जाएगा। यानी कि लिंग के अनुसार क्रिया में भी परिवर्तन होता है। फिर हम चलते हैं कि वचन बदलने पर क्रिया का रूप कैसा होगा। तो हम देखते हैं कि वह बाजार जा रहा है और वे बाजार जा रहे हैं। अब देखो, आप वचन के अनुसार परिवर्तन देखते हैं कि वह बाजार जा रहा है, एक वचन चल रहा है, यहाँ पर एक बच्चा है, वो बाजार जा रहा है, वह बाजार जा रहा है। अब वह कौन है हमें नहीं पता, कोई अन्य पुरुष है, तो वह बाजार जा रहा है, क्योंकि वो एक सिंगल पर्सन है, उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई और अन्य पुरुष नहीं है, तो हम बोलेंगे कि वह बाजार जा रहा है। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि वे बाजार जा रहे हैं, अब हम ऐसे नहीं कह सकते कि वे बाजार जा रहा है, वाक्य इससे स्पष्ट नहीं लगेगा। वे बाजार जा रहे हैं, वे यानी कि शायद वो 2-3 लोग होंगे, तो वे बाजार जा रहे हैं, क्रिया वचन के अनुसार बदल जाएगी। इसी प्रकार बच्चा खेलता है, बच्चा खेलता है, एक बच्चा है वो खेलता है। फिर हम बोलेंगे बच्चे खेलते हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चे और वो खेल रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों को हम ऐसे नहीं बोल सकते कि बच्चे खेलता है, वाक्य अस्पष्ट हो जाएगा, वाक्य शुद्ध नहीं होगा। तो इसी प्रकार हमने ये जाना कि लिंग और वचन के अनुसार क्रिया किस प्रकार से परिवर्तित होती है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा क्रिया। क्रिया क्या होती है कि किसी बात का करना या होना पाया जाना क्रिया कहलाता है। क्रिया के बाद हमने पढ़ा कि कौन सी क्रियाएं होती है और किस काम का होना और किस काम का करना, दोनों में अंतर होता है। होने वाली जो क्रियाएं हैं वो प्रकृति के अनुरूप होती है, जो अपने आप होती है, और करने वाली जो क्रियाएं हैं उसे हम करते हैं। फिर हमने आगे पढ़ा कि कर्ता क्या होता है। कर्ता वो होता है जो वाक्य में मुख्य अपनी भूमिका निभा रहा होता है, जो उस कार्य को कर रहा है, वो है कर्ता। फिर हमने पढ़े क्रिया के भेद। क्रिया के मुख्य रूप से हमने 2 भेद पढ़े, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक में कर्म नहीं होगा, अ का मतलब होता है नहीं, तो इसके अंदर कर्म नहीं होगा, यानी कि जिसमें कर्ता और क्रिया ही होती है, कर्म नहीं होता, वो होती है क्रिया अकर्मक। लेकिन सकर्मक वो होती है जिसके अंदर कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों चीज़ें होती है। ठीक है, उसके बाद लिंग और वचन के अनुसार क्रिया